Assalamu alaikum aspirants. I hope you all are doing great. आप सबकी CSS की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी and I hope you will give your best. Just stay consistent, persistent and motivated for what you are desiring. अच्छा जी, आप सबको पता है कि CSS के पेपर में रिसर्च पेपर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और इनको पढ़ना भी चाहिए। इनमें से कुछ चीज़ें भी आपको मिलती हैं जो आप अपने पेपर में कोट कर सकती हैं। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना कुछ रिसर्च पेपर पर वीडियो बनाई जाए ताकि एस्पायरेंट्स का टाइम भी बच जाए और उनको टू द पॉइंट मटेरियल भी मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर today's research paper video. Today's topic is navigating the path towards geoeconomics and analysis of opportunities and challenges for Pakistan. अब मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूँ इस टॉपिक का तो ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने सोचा कि यार बजाय कि हम जियो पॉलिटिक्स को इम्पोज करें, हथियार इस्तेमाल करें, जाने लें जाने दें, इससे बड़ी बेहतर है कि हम कुछ ऐसा सिलसिला स्टार्ट करें जिसमें जान लेने देने का भी मामला ना हो और साथ ही साथ हमारी जो पावर है वो भी गेन होती रहे। तो क्यों ना कोई ऐसी गेम बनाती हैं। तो दुनिया को एक नई गेम मिल गई, डेट वॉज जियो इकोनॉमिक्स। अब जियो इकोनॉमिक्स में ये होते हैं कि आप पावरफुल भी होते जाती हैं, आप सुप्रीमेसी भी लेते जाती हैं, आप दूसरे अपने राइवल कंट्रीज़ को इनकाउंटर भी कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको जाने लेने देने वाला सीन भी नहीं क्रिएट करना पड़ता। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान अगर जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करता है तो फिर भाई पाकिस्तान के लिए क्या मसले हैं और क्या ऐसी आप कह लें अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो मसले हैं ना, जैसे हमारा जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया हम पर कब्जा करना चाह रहा था तो हमने अपनी आर्मी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया। तो इससे पता चलता है कि हम अपना जो जियोपॉलिटिकल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। सो इसलिए रिसर्च पेपर शायद बनाया गया है ताकि समझे रीडर्स इस बात को कि हमें जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ क्यों मूव करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में। जियो इकोनॉमिक्स मीन्स परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू इकोनॉमिक रिलेशंस एंड अलायंस अमंग कंट्रीज। जियो इकोनॉमिक्स के अंदर ये होता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को ग्रो अप करवाते हो, डेवलप करते हो थ्रू अपनी इकोनॉमी। ठीक है, आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ अलायंसेस बनाते हो, आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हो, जैसे आप चाइना की एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स it focuses on political power linked to geographical space and considers the physical control of territories as the main source of power and national interest. जियोपॉलिटिक्स में ये गेम होती है कि अगर आप कहते हो कि हमें ज़्यादा पावर नेशनल इंटरेस्ट चाहिए तो हमें ज़्यादा सारे टेरिटरीज़ को भी अपने पावर में लेना होगा, हमें ज़्यादा सारे वॉर्स करने होंगे, हमें ज़्यादा सारी फाइट्स करनी होगी, हमें अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करना होगा और फिर इस तरह से हम अपनी पावर को बढ़ाएंगे, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि अगर हम जियो इकोनॉमिक्स को जियो पॉलिटिक्स पर प्रेफरेंस देते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जियो इकोनॉमिक। अच्छा जी, तो पाकिस्तान के अगर आप जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें ये है कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या किस बेसिस पर कर रहे हैं, किस कंट्री के साथ कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट अच्छा
बेच सकती हैं। अगर अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अब कॉटन है पाकिस्तान में, तो हम कॉटन को ना विदाउट एनी यूज़ हम उसको सिंपल एज इट इज़ अगले कंट्रीज में भेज देती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर हम उसी कॉटन को यूज़ करें, उसका अच्छा कोई फैब्रिक बनाएं एंड देन उसका कोई ब्रांड बना के उसको सेल करते हैं, तो पाकिस्तान को बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे इतने सोर्सेज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है लगाने के लिए, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कोई इतनी मोटिवेशन भी नहीं है कि वो ऐसे काम करें। वो सादा सादा काम करते हैं कि उठाई कपास उठा के बाहर भेज दो, लल्ला खैर सल्ला। ठीक है, तो हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ठीक भी करना पड़ेगा और एक लॉजिकल वे में लेकर भी चलना पड़ेगा। सेकेंड वन इज रीजनल डायनेमिक्स। आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान बेचारा है वो बड़े मसलों में फंसा हुआ है। एक तरफ तो बैठा हुआ है इंडिया, ठीक है, जो 24 घंटे इस ताक में रहते हैं कि बस पाकिस्तान को किसी भी तरह डैमेज कर दिया जाए। ठीक है, कोई चालाक लोमड़ी की तरह है इंडिया। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान बेचारा, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है ना अफगानिस्तान में, उसका सारा इम्पैक्ट आके गिरता है पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा, ईरान इराक के साथ भी कोई ताल्लुकात इतने कोई पहले ख़ास नहीं थे, अब बेहतर हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को जो रीजनल आप कह लो कि मसले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर। तीसरा जो है वो डोमेस्टिक कंसिड्रेशन है। अब डोमेस्टिक कंसिड्रेशन में हमें देखना होता है कि हम क्या ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर कैसा जा रहा है, हमारी जो पर ईयर ग्रोथ है वो कैसी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमें अपने एग्रीकल्चर के अंदर एडवांस मैथडोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक मार्केट्स को हमें बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। तो इस तरह के स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर हमने देखना है कि भाई हमारे किस किस मुल्क के साथ बड़े अच्छा ताल्लुक है, हम कहाँ कहाँ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारा कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार रहे हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल न्यूट्रल रह के ना अपनी इकोनॉमी सेट करनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो ये कि एक तो पाकिस्तान को सीपैक मिल गया है, डैट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ BRI, और दूसरा B3W है जो पाकिस्तान को ज्वाइन करनी चाहिए आफ्टर कंसीडरिंग सम फैक्टर्स। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स कब इवॉल्व हुआ, ये कॉन्सेप्ट और क्या सीन है इसका। अच्छा जी, मल्टीलैटरलिज्म में यह है कि जब कोल्ड वॉर हुई थी तो उसके बाद वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर से मल्टीटेररिज्म के अंदर चला गया था। तो अब जो है वो पूरी दुनिया के मसले एक हो गए थे, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो ममालिक ने ये डिसाइड किया कि कुछ इदारे खोले जाएं जो कि कलेक्टिवली काम करेंगे सबके लिए। सो दे ओपन सम इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेड स्टार्ट की, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और इकोनॉमिक कोऑपरेशंस बनी कौमों के दरमियान। ठीक है, पावर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कि कोई वेपन्स की वॉर नहीं चल रही, बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है, और वो दो सुप्रीम पावर्स के दरमियान चल रही है, दैट आर चाइना एंड यूएस। अब चाइना और यूएस एक दूसरे को इनकाउंटर करना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। तो चाइना और यूएस की राइवलरी एक मुंह बोलता सबूत है जियो इकोनॉमिक्स सुप्रीमेसी का। ठीक है, देयर आर टू मेजर जियोइकोनॉमिक प्लेयर इन द वर्ल्ड, वन इज यूएस एंड द सेकंड वन इज चाइना। अब आप यूएस को देख सकते हैं कि यूएस डॉलर इज बॉसी। ठीक है, सबसे पावरफुल करेंसी है, ज़्यादातर यही यूज़ होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और बाकी भी इसके जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स होगी, तो इसका राज है। अब जब यूएस का दिल करता है वो सैंक्शंस लगा देता है किसी भी मुल्क पे,
और इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है यूएस ने, और यूएस ने बहुत सारे कंट्रीज़ में सैंक्शंस लगाई हैं। इसमें पाकिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, रशिया, सीरिया, चाइना, नॉर्थ, ये काफ़ी सारे ममालिक शामिल हैं। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है दिन ब दिन। तो चाइना भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, जैसा कि चाइना ने साउथ कोरिया कंपनी को मना किया था कि वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में कोई मदद नहीं करेंगे। इसके अलावा जापान के साथ एक मसला है चाइना के, क्योंकि जापान जो है वो क्लेम करता है कि चाइना का ईस्ट चाइना सी जो है वो उनका एरिया है। सो दैट्स वाई चाइना ने जापान की ट्रेड भी सैंक्शंस लगा दिए थे। तो इस तरह से कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है वो सैंक्शंस लगा देती हैं और अगले कंट्री को थ्रू इकोनॉमी वीक करती हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास अगर वो जियो इकनॉमिक्स का वे अडॉप्ट करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो पाकिस्तान का हुस्न है ना, वो उसकी लोकेशन है। पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी टाइट किस्म की है, क्योंकि पाकिस्तान को ना आप एक जीपर स्टेट भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये थोड़ा अच्छी सी टर्म लगती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, जिसके अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को पाकिस्तान जो है वो कनेक्ट करें। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल पाकिस्तान एज अ जीपर स्टेट। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस किस कंट्री को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की, जो कि आजकल दुनिया के नक्शे पर एक उभरती हुई सुपर पावर है। अब चाइना क्यों सुपर पावर है? अपनी ट्रेड की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से। और वो ट्रेड एक जो रूट दे रहा है वो पाकिस्तान, ट्रेड रूट पाकिस्तान दे रहा है। ठीक है, चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद चाइना पाकिस्तान से इतना प्यार भी करता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना को ट्रेड रूट्स दे रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, इसमें इसकी इकोनॉमी डिपेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है चाइना में। तो इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑयल चाहिए। ऑयल कहाँ से आते हैं? कार से आते हैं या गर्ल्स से आते हैं? कार्स मीन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब वहाँ से रास्ता कौन देता है भाई चाइना को? ऑब्वियसली पाकिस्तान देता है। ठीक है, तो पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। और सेकंड, अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज़ वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। इन दोनों के दरमियान ट्रेड में भी पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की जो कराची और गवादर पोर्ट्स हैं वो वार्म वाटर तक एक्सेस लेती हैं। ठीक है, और ये एक्सेस जो है वो चाइना और जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, कार्स, रशिया, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है जब रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था तो रशिया चाह रहा था कि पाकिस्तान पर भी अटैक करता हूँ, वार्म वाटर्स पर एक्सेस ले दे। और जितने भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, लैंड लॉक्ड मीन जिनके आसपास पानी या समंदर वगैरह नहीं लगता। ठीक है, तो उनके लिए पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कुछ गोल्डन लिंक्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान लिंक करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज से एंड द पर्शियन गल्फ ऑफर एक्सेस टू मिडल ईस्ट। तो इस तरह पाकिस्तान जियोग्राफिकली बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि अभी हमारा सी पैक जो प्रोजेक्ट बन रहा है चाइना के साथ, उसमें पाकिस्तान का आने का मकसद भी यही था, क्योंकि पाकिस्तान एक रूट दे रहा है चाइना को, तो पाकिस्तान के बगैर सी पैक बन ही नहीं सकता था। तो इस तरह हमने कम इन्वेस्टमेंट की और सी पैक में पार्टिसिपेट किया, एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग सी पैक देयर आर सो मैनी होप्स कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। चलें जी, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड्स मेजर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उनमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है क्योंकि। तो सबसे पहले एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ BRI। ठीक है, BRI एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है।
इसमें लैंड बेस्ड बेल्ट भी है और मैरीटाइम रोड भी है, ठीक है। यानी अगर सड़क पे से नहीं हो, बाय रोड नहीं कुछ हो सकेगा तो बाय वाटर कर लेंगे, ठीक है। और 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस है ना वो ये है कि वर्ल्ड में एक कनेक्टिविटी पैदा कर दी जाए ताकि यूरोप का, अफ्रीका का, ओशिनिया, एशिया और जितने भी कंट्रीज़ हैं जो BRI में इंक्लूड हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट हो जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाए, उनकी टेक्नोलॉजी ग्रो करे, उनकी कल्चरल एक्सचेंज और जो सारी ट्रेड है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। CPEC इट इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ BRI प्रोजेक्ट। अब जो CPEC है वो BRI का ही प्रोजेक्ट है। ये चाह रहा है कि दुनिया को बाय रोड कनेक्ट किया जाए, इस तरह से इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, दुनिया में गुर्बत ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो रीजनल नॉलेज है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। जैसे अब बाय एयर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगती हैं, तो वो काम जब बाय रोड हुआ करेगा सो इट वुड बी मोर इजी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन है। अच्छा जी, ये जो BRI है ना, ये US लेड प्रोजेक्ट है, वेस्ट ने बनाया था और BRI के अगेंस्ट बनाया था। जब BRI बना था तो क्या हुआ कि 7 कंट्रीज़ ने फ़ौरन से ये साइन कर दिया, क्योंकि वेस्ट का ये क्लेम है कि जो BRI प्रोजेक्ट है ये एक ट्रैपिंग प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड को, ये कंट्रीज़ को ट्रैप करना चाह रहे हैं, इनकाउंटर करना चाह रहा है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से B3W बना दिया और इसको G7 कंट्रीज़ ने भी साइन किया। इनका मेन एम ये है कि ये क्लाइमेट, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम करना चाहती हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर हम चैलेंजेस देखें पाकिस्तान को इसमें क्या क्या आएंगे, तो चैलेंजेस आर सो मैनी, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट में हर किसी अच्छे रास्ते की तरफ जाने के लिए, एक प्रोग्रेसिव वे अडॉप्ट करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा ऐसे ही चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट चैलेंज इज जियो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है कि इंडिया हमारा इनबॉर्न राइवल है, दूसरा हमारा अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा दोबारा से रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं दैट आर जो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स। अब अगर बात करते हैं इंटरनल इश्यूज़ की, तो इंटरनल इश्यूज़ भी हमारे कम नहीं हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी है डेट इज़ ऑलरेडी सर्वाइविंग। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं है, जबकि हमारी ज़्यादातर इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है। उसके बावजूद हमारे कल्चर पे एज सच कुछ ध्यान नहीं है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे नेचुरल डिसास्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे फ्लड्स आ जाती हैं। तो इस तरह से ये हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं। उसके अलावा US डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस, यस, अब आप देख सकते हैं कि IMF ने कितना जलील किया है पाकिस्तान को, तो ऑब्वियसली हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, सो दे विल मोल्ड अस एज दे वांट। उसके अलावा पुअर पॉलिसीज़, हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाई जाती, ब्लॉक पॉलिटिक्स है, कभी हम वेस्ट ब्लॉक में चले जाते हैं, कभी हम कम्युनिस्ट ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमारे यहाँ रीजनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, सफरिंग इकोनॉमी, वो भी बता दिया आपको कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सर्वाइव कर रही है ऑलरेडी। लैक ऑफ इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमारी हमेशा ही लैक करती रही है। हमने कभी भी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई जिसमें हम एक बैलेंस अप्रोच के साथ कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस रखें, अपनी इकोनॉमी को अपना फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करें। तो ये सारे मसले हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वे फॉरवर्ड, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो इनको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी कंसिडरेशन में रखते हुए पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में, इस रिसर्च पेपर में से मैंने कुछ MCQs ड्रॉ किए थे, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सही से कर दिया जाए, मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो देयर आर सम MCQs फॉर योर GK। सबसे पहला है कि जी चाइनाज BR
अब ये प्रोजेक्ट्स मैंने पहले बुलेट में लिखे हुए हैं कि किस मुल्क का क्या प्रोजेक्ट है। BRI चाइना का है, P3W US का है, DP दुबई का है, मैस्को का प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी। ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड मेजर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि रशिया कब डिसइंटीग्रेटेड हुआ था, तो ये सबको याद होना चाहिए कि 1991 में। थर्ड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, साउथ एशिया। फोर्थ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में कौन सा कंट्री लाई करते हैं, जैसे इंडिया इज़ इन ईस्ट, चाइना इज़ इन नॉर्थ, अफगानिस्तान इज़ इन नॉर्थ वेस्ट। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो कि बच्चों को 5th या 6th ग्रेड से याद होता है लेकिन भूल भी जाते हैं। सो आई थॉट कि मुझे इंक्लूड कर लेना चाहिए। उसके अलावा ईरान इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ मिडल ईस्ट, ये भी एक बहुत मज़े की बात है ईरान के बारे में। एंड CPEC लॉन्च्ड इन 20 अप्रैल 2015 बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। MCQs आ सकते हैं कि CPEC कब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान लॉन्च हुआ था। सो इट वॉज 20 अप्रैल 2015। ओके। एंड IMF एंड US EU एक्सपोर्ट अफेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। इसका ये भी बहुत एक MCQs बन सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट कौन करते हैं, तो IMF करती है और US और EU करते हैं, यूरोप एंड US करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। मे बी इट हेल्पफुल फॉर यू। ऑल क्वेश्चंस आर फॉर यू टू अटेम्प्ट। जो नहीं आते, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, इसको आप सर्च करें, देखें खुद से। बाकी ऊपर वाले दो मैं बता चुकी हूँ वीडियो के अंदर, तीसरे वाला आपने खुद सोचना है और फोर्थ वन आप गूगल कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।